अच्छा, तो ये बताइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा, हमारे अभ्यर्थियों को ये बताइएगा, आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे? पढ़ने का मटेरियल क्या था आपका? रणनीति क्या थी पढ़ने की? तो इतनी सारी परीक्षाओं में असफल होने के बावजूद भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। आप हिम्मत नहीं हारे, तो उन अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं और कुछ असफलता उनको मिली है या फिर और भी जुटे हुए हैं तैयारी करने में? उन अभ्यर्थियों को सफलता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कंपटीशन में टाइम लगेगा। सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं गेमिंग में पड़ जाते, आप भी इसके शिकार हुए क्या? हाँ, बहुत हुआ। मैं मतलब मेरे जितना शिकार शायद अब कोई मतलब कंपटीशन वाले को नहीं होना चाहिए जितना मैं हुआ हूँ। पहले ये पबजी नामक गेम है, वो था सुबह के 10 बज गई, फिर पता ही नहीं चला। ओह, एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आता गया, उसमें रुचि जाग दी गई, देखता गया। फिर सुबह रियलाइज हुआ 11 बजे अब क्या कर बैठे हैं, आंखें सूज गई। नमस्कार साथियों, राइजअप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ज़माने में गेमिंग से बच नहीं पाए, उस पबजी और फ्री फायर में डूब गए, इतने डूबे कि भाई सब बाहर निकलने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन संभले तब ऐसे संभले, इतने सारे एग्ज़ाम दिए कि आखिर में बहुप्रतीक्षित पटवार जो भर्ती है उसमें 210वीं रैंक लेकर ही हासिल रहे। तो सबसे पहले राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद और हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजेंद्र जी, हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं देवपुरा गेड़ा से बिलोंग करता हूँ, जो अभी बालोतरा में है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से हुई, जाजवा से। उसके बाद मैंने बीएड बीएसटीसी के फॉर्म भरे, दोनों में मेरा हो गया था, लेकिन थोड़ी गाइडेंस की कमी रही तो मैंने बीएड को सुन लिया। उसमें 2 भर्तियों से मैं सूख गया, जो बहुत बड़ी भर्तियाँ थी। उसके बाद मैंने बीएड सुना और वहाँ से गाँव से लगे जोधपुर। अच्छा, तो बीएड आपका 4 वर्षीय बीएड वो हुआ है? हाँ। बीए बीएड वाला साथ में। जोधपुर रहने के दौरान आपने कंपटीशन की तैयारियां शुरू की या फिर वहाँ पे केवल 4 साल तक डिग्री करी? कंपटीशन तो मेरा मतलब ऐसे समझो तो बीएड बीएसटीसी से शुरू हो गया था। और उसके बाद मैं जोधपुर गया तो वहाँ पहले तो मेरी एज नहीं थी, तो मैं सिर्फ एयरफोर्स का फॉर्म भर सकता था। तो उसके मैंने फॉर्म भरे 2 बार। उसके बाद एज हुई तो मैंने कोई एग्ज़ाम पीछे नहीं छोड़ा, सबके फॉर्म भरे, सबकी ठीक ठाक तैयारी की, सबके फॉर्म भरे। तो क्या ज़्यादा एग्ज़ाम देना लाभदायक होता है? यस सर, मुझे लगता है कि आप जितने एग्ज़ाम दोगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। हर एग्ज़ाम से आप सीखते ही हो, मतलब नुकसान कुछ नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में आपको किसने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम दो? आप स्वविवेक से आपने दिया या कोई आपने को गाइड किया किसी ने? पहले तो मैंने 2-4 एग्ज़ाम तो ऐसे ही दिए थे कि मतलब इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, थोड़ी बहुत ठीक ठाक तैयारी की। फिर सोचा कि कुछ सीखने को मिल ही रहा है तो एग्ज़ाम तो दे ही देते हैं भाई, या इसमें नहीं तो अगली बार इसकी तैयारी ज़रूर करनी है। अब जैसे मैंने वहाँ पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, रीट का दिया। रीट बस प्री मतलब पहली बार ही हो गया था, लेकिन उस टाइम में एलिजिबल नहीं था, ना तो रीट मेंस के लिए एलिजिबल था और ना इस सेकंड ग्रेड की थी, क्योंकि मेरी बीएड कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन मैंने एग्ज़ाम ज़रूर दी, मुझे पता था मुझे आगे इसकी तैयारी करनी है, कैसा एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न है, उसको समझने के लिए मैंने उसको एग्ज़ाम दिया। अच्छा, तो इतने सारे एग्ज़ाम आपने दिए तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा? हाँ, ज़रूर मिला, मुझे समझने को मिला भाई क्या है, इसका क्या सिलेबस है, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, सब। तो जैसे आपने जो एसएससी जीडी का, उससे पहले भी खूब सारे एग्ज़ाम दिए लेकिन आप सफल नहीं हुए, कम से कम 50 एक एग्ज़ाम आपने दे दिए। एसएससी जीडी का भी वहाँ जो ग्रेजुएशन चल रहा था उसी दौरान दिया या वापस आकर के दिया? नहीं, वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे दिए तो उस बाद मेरी एज 18 हो गई थी। तो मेरे किसी मित्र ने सलाह दी कि वो एसएससी के फॉर्म भरे, तो मैंने बोला क्या है, मेरा भी भर दो। उन्होंने भर दिया, फॉर्म भर दिया। उसके बाद मेरे को पता ही नहीं था वो फॉर्म भरा हुआ है। फिर शायद सीधा उसका टाइम टेबल आया था, उसके तो एग्ज़ाम थोड़े लंबे चलते हैं, तो मेरे पास शायद महीने भर समय था। उसमें मैंने बहुत अच्छी तैयारी की उस महीने में, तो सीधा वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा मिला, तो सीधा फाइनल तक पहुँच गए। तो वो सरल ही है, इसके बाद पहुँच जाएंगे। दोबारा जब आया तो कंपटीशन तैयारी की, मैंने वो सरल ही है, इसकी तैयारी कर लेंगे, क्या कोचिंग की क्या ज़रूरत है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार की, रीजनिंग को थोड़ा छोड़ दिया, रीजनिंग को मतलब हल्के में ले लिया। मुझे लगता है कि हल्के में कि सब्जेक्ट लेना नहीं सही है, नहीं लेना चाहिए। ये मतलब आप समझ सकते हो, पर बिल्कुल। मैंने वो हल्के में ले लिया। उसके वो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने उस टाइप के प्रश्न छोड़ दिए। एक प्रश्न आएगा, इसको छोड़ देंगे और क्या है।
उसके टाइप के प्रश्न आ गए 3-4। ओहो। वो मेरे को ले डूबा। वापस मैंने वो सारे प्रोसेस किए, रिटर्न दिया, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया और फाइनल से आउट हो गया। मतलब ऐसे जीडी में आप 2 बार फाइनल सिलेक्शन से वंचित रह गए, बाकी सब चरण पार कर लिए। बाकी सब। यानी कि अभ्यर्थियों को ये कहना चाहेंगे कि सिलेबस का प्रत्येक बिंदु कितना महत्वपूर्ण होता बहुत है, ये आपके ऊपर बीत चुकी है। किसी को आप छोड़ नहीं सकते, मतलब एक एक को ध्यान रख के पढ़ो। कोई भी टॉपिक, छोटा टॉपिक है, बिल्कुल, उसको ध्यान से पढ़ो। पता नहीं एग्जाम में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ जाए, इससे ज्यादा कुछ फिक्स नहीं होता। फिक्स नहीं होता जी, इसके आप जीवंत उदाहरण हैं। जीवन तो उदाहरण। जी, उसके बाद में एसएससी जीडी में आप फाइनल 2 बार चयन से वंचित रह गए, उसके बाद में और भी भर्तियों से वंचित रहे। आपको लगा नहीं कि अब तो सरकारी सेवा में हो नहीं पाएगा? कभी हिम्मत नहीं हारी आप? मेरे को पहली बार तो एसएससी मैंने वो ज़्यादा तैयारी नहीं दिया था, मतलब हो गया था तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही आया था भाई आप इतने तक पहुँचे हैं तो अपना बढ़ाइए लेवल। दूसरी बार दिया तो बहुत दुख हुआ, वो एग्जाम नहीं हुआ था। शिवरात्रि थी उस समय रिजल्ट आया था, मुझे याद है आज भी। तो सब वो आसपास शिव जी के गाने ही बज रहे थे, पर मेरे को बहुत ही वो दुख था। रूममेट भी गाँव गई हुई थी, उस रात खाना भी नहीं खाया था, मतलब बहुत ही। उस निराशा से आप कैसे उभरे? आपको उभरने में किसने मदद करी आपकी? मेरे मित्र थे, एक दौलत चौधरी करके और एक ओम प्रकाश सिंह, बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत पॉजिटिव आदमी थे कुल मिला के। कभी निराश नहीं होने दिया। हम रूम में रहते थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। वो रिजल्ट के दूसरे दिन गाँव से आ गए तो मतलब माहौल फिर शांत हुआ, फिर हम थोड़े बहुत मजाक मस्ती में लग गए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने लगे। फिर उसके बाद में आपने अपने कंपटीशन के किस तरफ रुझान किया आपने? मैंने वो एग्ज़ाम एसएससी का तो पहले दिया, उसके बाद पुलिस वाले ये राजस्थान राजस्थान की तरफ आ गया। रीट भी दिया था वो, और राजस्थान में वीडियो है वो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम दिया। ये सब राजस्थान की तरफ थोड़ा मैंने रुक किया। अच्छा, उस मतलब देखा कि इस तरफ किस्मत नहीं है अपना, तो उसको त्याग दिया। तो जब बड़े शहरों में हम लोग तैयारी करने जाते हैं तो या फिर ऐसी संगति पड़ जाती है जिसमें सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं गेमिंग में पड़ जाते, आप भी इसके शिकार हुए क्या? हाँ, बहुत हुआ। मैं मतलब मेरे जितना शिकार शायद अब कोई मतलब कंपटीशन वाले को नहीं होना चाहिए जितना मैं हुआ हूँ। पहले ये पबजी नामक गेम है वो था, फिर उसमें क्या है थोड़ा वो ज़्यादा स्टोरेज लेता है, मेरा फ़ोन कम स्टोरेज लेता, तो वो मैंने छोड़ दिया, वो मतलब जल्दी छूट गया। उसके बाद एक फ्री फायर नामक गेम, वो स्टोरेज कम लेता है, मेरे फ़ोन के लिए जो वो एलिजिबल था, तो मैंने वो खेलना शुरू कर दिया। वो मेरा मतलब बहुत टाइम लेता था, मतलब ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे खेल के बाहर निकलो तो मैं रूम था 7 पे था, तो बाहर निकलता लोग खड़े रहते थे, सो अब मेरे पास अगर बंदूक हो ना तो सबको हेडशॉट मार दूँ। इतना मतलब ऐसा मतलब वो लीन हो गया था मैं ऐसा। तो फिर वो गेम आपको उस तरफ कैसे जुड़े? आप किसी मित्र के माध्यम से जुड़े या फिर उसमें लत कैसे पड़ी आपको? क्या कारण क्या रहा? सबका मतलब बुरी लत तो अच्छी लत तो सब में मित्रों का ही सहयोग होता है। अच्छा, तो मेरे वो मित्र था कोई, हाँ, तो उसने बता दिया, सिखा दिया कि इसमें खेल मजा आएगा, मजा बहुत आता है। तो मैं वो खेलने लगा। हाँ। तो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में जब हम डूब जाते हैं उसके बाद में संभलना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो आपने उस जाल से कैसे बचे आप? वो मैं खेल ही रहा था, तो वो खेलते टाइम गेम खेलते या गेम न भी खेलो तो भी आपके गेम दिमाग वो ही रहता है कि टाइम फ्री हो करूँ थोड़ा बहुत और गेम खेलूँ, उसका लेवल बढ़ाऊँ, अपनी प्रोफाइल को हाई रखूँ। तो फिर मतलब मेरे को सोचा आस पास में सिलेक्शन हो रहे थे बच्चों के, सोचा अपन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब अपना करियर कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं, करियर के बारे में सोच नहीं रहे, चिंता इस बात की होने लगी कि मुझे चिंता नहीं हो रही है। ठीक है, फिर मैंने सोचा अब तैयारी तो कोई कर नहीं रहे हैं, तो गेम को छोड़ने के लिए कुछ पास में एक्टिविटीज़ की जाए भाई जिससे पढ़ाई से जुड़ा रहूँ। तो मैंने जोधपुर में मैंने और दौलत चौधरी ने ट्यूशन देना शुरू कर दिया बच्चों को। हमने 15-20 लड़के जोड़े आसपास के और उनको 10 तक ट्यूशन देने लगे जिससे पढ़ाई से थोड़ा जुड़ा रह सकूँ। अच्छा, उस ट्यूशन से आपको कुछ फ़ायदा हुआ पढ़ाने से? हाँ, फ़ायदा हुआ, कैसे? ज़रूर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी हुई। अच्छा, और बच्चों से बातचीत करना, क्या पढ़ाना है, टीचिंग में भी रुचि जागी। तो मैंने वो एग्ज़ाम तो दे ही रहा था, आगे लगा मतलब टीचिंग में ही कुछ करना है। जब सोशल मीडिया आपके ऊपर ये जो गेमिंग वाला हावी हुआ उस समय घर वालों को मालूम नहीं चला कि भाई ये हमारा बच्चा क्या कर रहा है? जब मैं पहली बार लॉकडाउन लगा तो मैं घर आया था, तो गेम की लत तो थी, वो तो कहाँ जाने वाली थी। घर वालों ने बहुत मना किया। शाम के समय ऐसा होता था कि मैं बस खाने का टाइम होता है तो हम वो ऊपर मैं और मेरे ससुर भाई उसको मैंने ही गेम सिखाया था। मेरे ससुर भाई 2-3 हैं, उन सबको मैंने मतलब वो मेरी वजह से ही गेम सीखी, मैंने सिखाया नहीं, मेरी वजह से ही सीखी। उसके माता पिता मेरे को आज दिन तक डांटते हैं कि हमारे बच्चों को तुमने बिगाड़ दिया।
तो शाम को पिताजी खाना खाने बुलाते थे, बहुत डांटते थे, पर छूटता नहीं था। आदत गंदी पड़ गई। बहुत मतलब मैंने अभ्यर्थियों को ये कहना चाहेंगे कि यदि ऐसी लत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है इनसे निकलना। बहुत मुश्किल है, मतलब आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं दुनिया में, बस है तो यही है। इतना डूबने के बाद, कहते हैं ना अकंठ डूब गए आप, अखंड उसके बावजूद भी आप उससे दलदल से निकले कैसे आप? निकलने का यही है, मतलब लोगों के कहने से तो आप मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आप पे। सही बात है। जो आप मतलब मन की ठानोगे ना, वही है। तो मैंने करियर के बारे में सोचा, आगे मुझे करना था। तो पहले तो मैंने सोचा कि इसको डाइवर्ट करते हैं थोड़ा, ये गेम हटाते हैं। तो मैंने वो गेम तो डिलीट कर दिए और कुछ देखने लगा यूट्यूब, कोई जैसे ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट हो गया या कुछ वीडियो हो गई, कॉमेडी वीडियो हो गई, उस पर टाइम देना शुरू कर दिया, गेम को डिलीट कर दिया। अच्छा। फिर वो मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा। गेम से तो स्क्रीन टाइम बढ़ ही रहा था, अब वो फोन की लत हो गई, पर गेम छूट गए। फिर वो स्क्रीन टाइम बढ़ता गया। एक बार तो ऐसा हो गया, मैंने बीच में वेब सीरीज़ पकड़ ली। अच्छा। वेब सीरीज़ में एक बार ऐसा हुआ, मैं शाम को 5 बजे कॉलेज से आया, खाना वाना खाया और 7 बजे वेब सीरीज़ शुरू की। सुबह के 10 बज गई, फिर पता ही नहीं चला। एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आता गया, उसमें रुचि जाग गई, देखता गया। फिर सुबह रियलाइज हुआ 11 बजे क्या कर बैठे हैं, आंखें सूज गई। और फिर सोचा इन सब में कुछ नहीं धरा, इससे सीखा क्या मैं? कुछ भी सीखने को मिला नहीं, टाइम ख़राब किया। उसके बाद से मैंने वेब सीरीज़ देखनी छोड़ दी। मुझे फिल्मों का शौक़ अभी भी है, लेकिन मैं मतलब सिनेमा में देख लेता हूँ, फ़ोन में देखता ही नहीं, बहुत ही कम कर दिया मैंने। और धीरे धीरे इसका कम किया। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपने किसको दी? सबसे पहले तो मैं ऐसे एग्ज़ाम दे रहा था सीखने के लिए, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था, जैसे ये रीट हो गई, बीएड हो गई। पर मेरा फोकस हमेशा टीचिंग को ही रहा है, तो मैंने टीचिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया और सेकंड ग्रेड की तैयारी की, जम की तैयारी की 1.5 साल तक। तो फिर सेकंड ग्रेड आपने बोला कि रीट और सीटीईटी मेरे पास किया हुआ है, उसके बावजूद भी आप पटवार और इस तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? मेरी सेकंड ग्रेड बहुत अच्छी तैयारी थी, पर मेरा थोड़ा सिलेबस अधूरा रह गया था, तो मैं नज़दीक पहुँच के रुक गया था। और दूसरी बार जब भर्ती आई तो बहुत कम पद थी, उसमें मतलब अच्छी पद थी। मैं थोड़ा एवरेज लड़का हूँ, इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मेरे को ऐसा लगे कि इसमें भी अपना हो जाएगा, वो एक सीट हमको निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे, इतना मैं नहीं था। फिर भी मैंने सोचा मैं निकाल दूंगा, वो लगा रहा। फिर पटवार भर्ती आई तो लगा कि इसमें भी अपना मैथ एसएससी दिए हुए हैं, तो मैथ अपना ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं। फिर सोचा कि क्या करें, किससे पूछा तो उसने बोला ये, किसने कहा ये करो, किसने कहा ये करो। फिर इसके पद बढ़ गए पटवार के, पहले शायद 2000 समथिंग थे, फिर 37 हो गए। तो थोड़ा लगा कि अब इस तरफ भी फायदा है, उस तरफ अगली भर्ती कब आए कब न आए, इसमें हो न हो। इस तरफ पटवार थी, वीडियो थी, पुलिस थी, फोर्थ ग्रेड थी, मतलब एक में तो अपना होना ही होना है, मतलब कम से कम 1 लाख पद थे और सिलेबस सेम था। तो सोचा कि एक बार तो पहले सरकारी नौकरी लेते हैं, टीचिंग को एक बार साइड में रखते हैं और पटवार की जंग जाएगी। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया 210वीं रैंक आपने मालूम चला, उस समय आप, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? खबर किसने दी आपको कि आपका चयन हो गया? खबर मैं खाना खा रहा था। पहले तो हम क्या है कि पहले हमको शाम को पता चल गया था कि रिजल्ट आने वाला है, तो बेचैनी थी, कुछ काम हो नहीं रहा था, पढ़ाई हो नहीं रही थी, ऐसे ही बैठे थे। तो सोचा रनिंग करके आता। पहले मैं रनिंग करने जाता ही था, वो पुलिस का रिजल्ट आ गया तो मैं रनिंग, उस दिन मैंने फुल रनिंग की, मतलब जितनी हो सके ज़्यादा की, क्योंकि पता था रिजल्ट अच्छा आया तो आगे करनी है नहीं, आज कर लेते हैं, और बुरा आया तो भी 1-2 दिन तो होगी नहीं, क्यों आगे पुलिस में काम आएगी, आज कर लेते हैं। तो उस दिन बहुत रनिंग की। उसके बाद आया खाना खाया। खाना खाते टाइम एक लड़के ने आगे बताया आप 210वीं रैंक लगी। एक बार तो मैंने सोचा मजाक कर रहा है, फिर बाहर जाके देखा तो पता चला, फिर बहुत मतलब मन खुश हुआ। उस समय की आपकी फीलिंग शब्दों में बयां कर सकते हो? उस समय फीलिंग ऐसी थी कि बस जो साथ था वो मिल गया। अच्छा। अब तो बस आगे बस मतलब जिंदगी एक बार अच्छी हो गई, इससे पूर्व बाहर उतर गया कुल मिला के। जेल प्रहरी और कांस्टेबल में भी आपका चयन हो चुका था, फिजिकल आप तैयारी कर रहे थे, इसी दरमियान आपके इसमें चयन हो गया। अच्छा, तो ये बताइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा, हमारे अभ्यर्थियों को ये बताइएगा, आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे? पढ़ने का मटेरियल क्या था? आपका रणनीति क्या थी पढ़ने की? रूटीन मेरा ऐसा था कि मैंने जब वीरेंद्र धाम हॉस्टल में आया, उससे पहले मैं बलोत्रा रहता था, वहाँ भी मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो रूटीन थोड़ा अच्छा बना रखा था। उसके बाद मैं यहाँ आया तो यहाँ मैं थोड़ा वो अंतर्मुखी टाइप के बालक हूँ, तो बाहर ज़्यादा बातचीत करना वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं रूम में ही रहता हूँ।
रूम में मेरा क्या काम होता है, या तो फ़ोन चलाओ या पढ़ो और या सो जाओ। तो मैंने वो फ़ोन में रिचार्ज कराना बंद कर दिया, उसको तो मतलब बंद ही रखा, रिचार्ज कराया ही नहीं। क्यों, हॉस्टल में थोड़ी वाईफाई है तो बातचीत करनी होती तो नीचे आ जाता, ऑफिस के पास वाईफाई थी, वहाँ से अपना काम चल जाता। तो रिचार्ज वगैरह नहीं करा तो फ़ोन वाला भी बंद हो गया। अब मेरे पास 2 ही काम बचे, पढ़ना और सोना। सोने में मुझे इतनी नींद आती है नहीं, क्यों पढ़ाई ऊपर थोड़ा वो था, ऐसा चिंता थी, तो नींद तो कम ही आती थी। तो बस एक ही काम बचा था, खाना पीना और पढ़ना। सोना। अच्छा। अरे पढ़ना, ठीक है। तो बस पढ़ाई में लगे रहा, काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जाए। मतलब कितने घंटे लगभग पढ़ लेते थे एक दिन में आप? पहले तो जैसे एग्ज़ाम नज़दीक नहीं था, मैं कोचिंग जाता था, तो वापस आके ऐसे 5-7 घंटे पढ़ पाता था। फिर ये पटवार का एग्ज़ाम मतलब नज़दीक आया तो मेरी कोचिंग पूरी हो चुकी थी, तो मेरा मतलब 14-15 घंटे हो जाती थी। 14-15 घंटे। 14-15 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद आपको यूँ थकावट महसूस नहीं होती थी, या केवल जुनून चढ़ा हुआ था कि मुझे कुछ करना है? हाँ, उस टाइम में ऐसे मतलब थकावट थी नहीं, क्यों अपना वो काम ही वही था, मतलब इतना लगता ही नहीं मैं इतना पढ़ता हूँ। अब वो सोचता हूँ घंटे गिनता हूँ तो हाँ, शब्द 15 तो। तो इतनी सारी परीक्षाओं में असफल होने के बावजूद भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। आप हिम्मत नहीं हारे, तो उन अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं और कुछ असफलता उनको मिली है या फिर और भी जुटे हुए हैं तैयारी करने में? उन अभ्यर्थियों को सफलता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कंपटीशन में टाइम लगेगा, 1-2 साल तो आपको समझने में लग जाएगा कि क्या है माजरा, क्या है, कैसे करना है। और उसके बाद आप टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, तो आपका धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे कि मैंने 1 साल टाइम दे दिया हुआ नहीं, 2 साल टाइम दे दिया हुआ नहीं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। अंत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मोटिवेट करने के लिए यदि कुछ पंक्ति या कुछ शब्द या वाक्य कहना चाहते हैं तो आप अंतिम। मेरा बस एक ही वाक्य है कि आप रिग्रेट मत करो, नो रिग्रेट। या कॉलेज जाओ तो उस लाइफ को जियो जो बुक्स वगैरह पढ़ाते हैं। मैं मतलब पहले तो आप जो बच्चे हैं उनको ये बता दूं, जो मतलब बच्चे 2 प्रकार के हैं। एक तो जो ये आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत है, वो कॉलेज लाइफ जाते हैं तो सब मतलब रेगुलर जाओ, और वहाँ जो बुक्स वगैरह हैं, स्कूल में जो बुक्स वगैरह हैं, स्कूल वाली तो पढ़नी है ही, कॉलेज में बुक्स वगैरह उसको खूब पढ़ो, मतलब पूरे दिल से पढ़ो। ऐसे नहीं कि इससे बस पास करना है, तो आगे आपको अगर तैयारी करनी है, आरपीएस अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो मतलब मूल बुक्स को ही प्रॉपर करती हैं। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनको तो मतलब कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं तो उनको कॉलेज फुल फोकस करना चाहिए, और जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, उनको जल्दी नौकरी लगना है, उनको यही है मैथ और इंग्लिश, साइंस, इनको थोड़ा मजबूत कर लो। हमारे इस तरफ ये थोड़ी कमज़ोर है, इनको मजबूत कर लोगे तो आपको सरकारी नौकरी पक्की है। क्योंकि इनमें भर्तियाँ बहुत आती हैं, जैसे केंद्र की हो गई, एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, और राज्य की भी अपने पटवार है, वीडियो है, पुलिस है, फोर्थ ग्रेड है, एलडीसी है। इन सब में मतलब मेन मटेरियल यही है। इनकी तैयारी करोगे तो आपका मतलब 1-2 साल में तो नौकरी लग जाएगी। और अब लास्ट में ये कहूँगा, आपने बोला वो स्पेशल लाइन, तो मेरे लिए वही है, नो रिग्रेट। आप मतलब तैयारी करो तो जम के करो, मौज मस्ती करो तो भी जम करो। आपको ऐसा नहीं लगे भाई मैंने मौज मस्ती की, तैयारी नहीं की, मेरा हुआ नहीं, या मतलब रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बस। मैं भी अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि राइजअप क्लासेज जो हैं वो भी अपने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रही है, चाहे वो द्वितीय श्रेणी का फर्स्ट पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, या और एलडीसी, हाई कोर्ट वगैरह, सीईटी वगैरह विभिन्न प्रकार के। तो लाभान्वित होना चाहें तो वो भी इनसे लाभान्वित हो सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और एक्सपर्ट के द्वारा व्याख्या की गई है। तो आप राइजअप क्लासेज की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी जुड़िएगा। और आपने पहले बताया कि दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, सकारात्मकता या नकारात्मकता, वो उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे? सकारात्मकता से ऐसे, अब मैं यहाँ हॉस्टल में आया ना, तो मेरे दोस्त हैं, जैसे मेरे रूममेट, मेरे ज़्यादातर दोस्त मेरे रूममेट ही रहे हैं, क्यों मैं बाहर ज़्यादा दोस्ती की नहीं। रूममेट या कोई स्कूल के दोस्त थे, वो स्कूल के। रूममेट में मेरा धनाराम है और एक जितेंद्र चौधरी करके, बहुत पॉजिटिव आदमी थे। मतलब खुद तैयारी करते, मेरे को नेगेटिव भी होने दिया ही नहीं। मतलब हमेशा रूम में हंसी मजाक तो रहता ही था, और मतलब इंटेलिजेंट इतने कि मेरे को कभी रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ी नहीं। जैसे कोई डाउट हुआ तो ऐसे गर्दन घुमाई, पूछा, डाउट क्लियर। मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे दोनों। तो मेरा मतलब खूब सपोर्टिंग रहा, और पॉजिटिव मेरे घर वालों ने भी खूब सपोर्ट किया। पॉजिटिव बात करूँ तो एक बार मेरी मम्मी को क्या है, वो हो गया था, सांप ने डस लिया था। मेरे को उनके सही होने के 15 दिन बाद पता चला कि ऐसा कुछ हो गया था। तो उन्होंने मतलब फुल केयर की, बताया ही नहीं। कोई भी जैसे घर में परेशानी हो तो मेरे को कभी पता ही नहीं चल दिया। और पापा ने भी कभी मेरे को मतलब ऐसे पैसे मांगने ही नहीं पड़े, हमेशा मतलब सपोर्ट रखा।
तो ये रहा बिग बेहतरीन इंटरव्यू। राइज अप क्लासेज से जुड़े हुए साथियों से कहना चाहूँगा कि जुड़े रहिएगा, इस प्रकार से और ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट आपको सुनने को मिलेगा। और सकारात्मक दोस्तों के साथ में पढ़ाई का अच्छा सा ग्रुप बनाएं और अपनी सफलता को पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका।